हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप पूरा अवश्य देखिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि इल्बर्टविल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? आंसर कीजिएगा। किस वायसराय के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 1884 तक रिपन का कार्यकाल था। और इसी के कार्यकाल में 1883 में, याद रखिएगा, 1883 में सर इल्बर्ट द्वारा यह जो है विधेयक पेश किया गया था, है ना। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य क्या था? इस बिल को पेश करने का उद्देश्य जो है न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच नस्लीय भेदभाव को कम करना था। क्या करना था? भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच नस्लीय भेदभाव को कम करना था। इसके द्वारा भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपीय व्यक्ति के मामले में भी सुनवाई कर सकते थे। इल्बर्ट बिल में ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या हुआ? इस बिल पर यूरोपीय लोगों ने कड़ा प्रतिरोध किया, और यह कहते हुए कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई के योग्य नहीं है, जिससे एक विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, परिणाम क्या हुआ? भारी विरोध के कारण लॉर्ड रिपन ने इस बिल में संशोधन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? भारतीय न्यायाधीशों के लिए यूरोपीय जूरी बनाया गया। ठीक है, यूरोपीय जूरी बनाया गया, और इसमें, इस जूरी में कम से कम आधे यूरोपीय होना जरूरी था। ठीक है, इस बिल के विवाद के बाद जो है भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, इल्बर्ट बिल जिसके समय में लाया गया था, रिपन के समय में लाया गया था। ठीक है, रिपन को भारतीय उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का इसे पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखिएगा, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और यह इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है बाद में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। ठीक है, यहां पर बात कर लिया जाए दादा भाई नौरोजी की, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तिलक की बात करते हैं तो इसे भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? और किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन
सिरोल ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, इन्होंने काफी आंदोलन किया था। चंपारण आंदोलन, आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सभी महात्मा गांधी ने किया था। तो आप जानते होंगे महात्मा गांधी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। डेट भी याद करके रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी, ढाका। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके पहले अध्यक्ष आगा खां बनाए गए थे, आगा खां बनाए गए थे। संस्थापक सदस्यों में नवाब सलीमुल्ला, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और सैयद अमीर अली थे। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए अधिक स्वशासन चाहते थे और संवैधानिक सुधारों की मांग को चाहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इस समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिससे कई बड़े बड़े आंदोलन किए गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग जो है प्रारंभ किया था। अप्रैल 1916 में, याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने इसे शुरू किया था। उद्देश्य क्या था? भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन की मांग करना और भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। यह आंदोलन किस देश के आंदोलन से प्रेरित था? याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था। आई बात समझ में? अगला है, रॉलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट क्या था और रॉलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। डेट भी याद करके रखिएगा, 18 मार्च 1919 को यह पारित किया गया था। ठीक है, भारतीयों के लिए इसे काला कानून कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि कानून जो है ब्रिटिशर्स को यह अधिकार देता था कि वह भारतीयों पर बिना मुकदमा किए, संदेह होने पर गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, इसके विरोध में जो है गांधी जी ने एंटी रॉलट सत्याग्रह, एंटी रॉलट सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है, इसके बाद जो है रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में
आप सभी जानते होंगे कि शांतिपूर्ण भीड़ इकट्ठा हुई थी इस रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए। साथ ही पंजाब के दो नेता जिसको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, उसके गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभाएं हो रही थी। वहीं पर जनरल डायर आता है और 1650 राउंड गोलियां चलवा देता है। 1650 राउंड गोलियां चलवा देता है दोस्तों। इसमें लगभग 379 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है, और 1000, ठीक है, 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्लियर? अगला क्या है? अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल, अभी बता चुका हूं दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, ठीक है। यहां पर जनरल डायर आता है, ठीक है, और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला देता है, जिसमें 379 व्यक्ति मारे जाते हैं, और यह एक भयावह घटना थी भारतीय इतिहास में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? असहयोग आंदोलन तो चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है चोरी घटना हो गई थी, इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरी हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जो थे उनकी झड़प जो है पुलिस के साथ हो गई थी। इसके कारण जो है आंदोलनकारी गुस्सा हो गए थे और इस उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। महात्मा गांधी यहां पर बात करते हैं तो ये इस हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा के आधार पर आंदोलन चला रहे थे। इस घटना ने से दुखी होकर 12 फरवरी, याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आप सभी जानते हैं कि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन को याद रखिएगा व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, एक भी भारतीय नहीं थे। जबकि इसका उद्देश्य जो है भारत में संवैधानिक भविष्य पर रिपोर्ट करना था और एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, तो भारतीय को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण इन्होंने विरोध किया, और याद रखिएगा इसी विरोध के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। जो मांग की गई थी उसे रद्द किया गया था दोस्तों, और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दलितों के लिए इसमें आरक्षित सीटों की संख्या क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? नमक सत्याग्रह से हुई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को साबरमती से
कहाँ तक मार्च किया था? दांडी तक मार्च किया था। और दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, यहां चौरा चोरी की बात करते हैं तो अभी बता चुका हूं चौरा चोरी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। साइमन कमीशन के बारे में भी बता चुका हूं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो प्रांतीय स्वायत्तता था। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान जो है प्रांतीय स्वायत्तता था, है ना। इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों को अपने मामलों में अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। प्रांतीय स्तर पर दैध शासन समाप्त किया था। प्रांतीय स्तर पर दैध शासन क्या हुआ था? समाप्त हो गया था और इसे केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है और यह स्थापना कब होती? 1937 में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, चलिए। और इसी के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, करो या मारो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को आप सभी जानते हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्या है? करो या मारो का नारा किससे जुड़ा है? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण पर बातचीत करना और एक नए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करना इसका उद्देश्य था। सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ? मिशन की योजना विफल रही थी क्योंकि भारतीय नेताओं में आम सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद भारत के विभाजन की स्थिति बनी। और कौन सी योजना आई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान अलग हुआ। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।